Hello friends, once again I welcome you all to my channel MyG Classes। आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने जिस एम से इस चैनल की शुरुआत की वह अब फुलफ़िल होता दिख रहा है। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट हम लास्ट क्लास में देखे थे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ ने कैसे उनके प्रोविजंस थे और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और आज का जो वीडियो है आप सभी को ये टॉपिक जो है ये है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है ये हम आज देखेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वह ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और न ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब एक पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोलने का मतलब है कि उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं और रिजिड बोलने का मतलब है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि समय समय पर हमारे संविधान में मूलभूत परिवर्तन और चेंजेस लाए गए, जिनके हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में कुछ पार्ट ऐड किए गए, कुछ पार्ट्स को वहाँ से हटा दिया गया। तो हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ये एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 1973 में केशवानंद भारती केस बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज्ड, मतलब उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये साफ साफ उसमें कहा गया है और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जो काम है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करती है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368, आपको याद होगा कि संविधान में हमने पढ़ा था कि टोटल 22 भाग हैं। तो भाग 20 जो है वह इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स को डील करता है, जिसमें केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। इसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है और क्या प्रोसीजर होंगे वह भी आर्टिकल 368 पार्ट 20 में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास यह पावर बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल पार्लियामेंट के पास यह पावर दी गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं। पहला पॉइंट कि इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसे केवल एक बिल से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब अगर हमको संविधान में कोई संशोधन करना है तो हमें उसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा। बिल और एक्ट ये जो चीज़ है ये मैं आपको ऑलरेडी जो हमने पार्लियामेंट पढ़ा था वहाँ आप क्लियर है। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जा कर के देख लीजिए कि कैसे बिल एक एक्ट बनता है, ये हमने डिटेल में वहाँ समझा था। तो बिल ला करके ही पार्लियामेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब किसी एक मिनिस्टर के द्वारा और प्राइवेट मेंबर मतलब जो नॉन मिनिस्टर्स जो भी MLAs MPs होंगे उनके द्वारा भी ये लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इट डोंट रिक्वायर प्रायर परमिशन, ये आपको याद रखना है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिला प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसी से ही रिलेटेड एक और है कि यदि यह बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। वो प्रेसिडेंट को फिर बाध्यकारी है कि उन्हें अपना एसेंट, उन्हें अपना जो साइन है वो वहाँ करना ही पड़ता है। लेकिन उनके जो पावर्स है यहाँ वो थोड़े हमें कट शॉर्ट होते हुए दिखेंगे कि ही कैन नाइदर विथहोल्ड नॉर रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन। उसे वह वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। मैंने आपको
सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में बताया था। हम इसके बारे में और आगे देखेंगे। और नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में आपको याद होगा कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिल करके बैठते हैं और किसी बिल पर विचार किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, यह साफ साफ लिखा गया है। और इफ़ अ बिल फील्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस आपको क्लियर होगा कि ऐसे प्रोविजंस जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों को क्या करते हैं, अमेंड करने की कोशिश करते हैं, तो उन सारे प्रोविजंस के लिए इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटिव्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। मतलब यदि वह फेडरल प्रोविजंस को अमेंड कर रहे हैं या ऐसा कोई बिल है जिससे फेडरल प्रोविजंस अमेंड हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट से तो पास होना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसे आधे से अधिक राज्यों के सामान्य बहुमत से भी उस बिल को पास होना जरूरी है। सिंपल मेजॉरिटी वहाँ पे होनी चाहिए, राज्यों के विधानसभाओं से इसे पास होकर के आना चाहिए, और आधे से अधिक राज्य हम यहाँ बोल रहे हैं। और ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेट। अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट्स किन टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से प्रोविजंस वहाँ रखे गए हैं किस किस अमेंडमेंट्स के लिए, जिसे हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जो भी मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होंगे उनकी जो मेजॉरिटी होगी, उनकी जो बहुमत होगा, उस बहुमत से वो पास होगा। लेकिन हमने शुरू में पढ़ा कि आर्टिकल 368 मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट्स जो कर सकते हैं वह 368 के आर्टिकल में होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी का होना चाहिए। मतलब ये जो सिंपल मेजॉरिटी वाला जो टर्म है ये आउटसाइड द आर्टिकल 368 है, लेकिन फिर भी यह अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस को। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस को इसके सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स। एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट हमने पढ़ा था, इसे पार्ट 1 में आपको याद होगा, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 एंड 3। तो 3 जो है वह यहाँ लिखा था कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट, आपको याद होगा। यदि आपने नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वहाँ मैंने इसे डिटेल में समझाया है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स हम कर सकते हैं, और अल्टरेशन इन द एरिया मतलब बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। देन एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं कुछ राज्यों में होते हैं, तो उन राज्यों के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है, हटाना है, विघटित करना है, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगती है। देन सेकंड शेड्यूल मतलब आपके जो वेतन भत्ते हैं, इमोल्यूमेंट्स हैं, सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, उन सब में वो जो शेड्यूल है शेड्यूल 2, यहाँ पर भी सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। मैं शेड्यूल्स के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा शेड्यूल्स पर ही होगा, तो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि सेकंड शेड्यूल में सिंपल मेजॉरिटी होगी। देन कोरम इन द पार्लियामेंट। हमको पता है कि आर्टिकल 100 पार्लियामेंट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरम जो होता है वो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है, यह आर्टिकल 100 में डिफाइंड है। तो वो भी कोरम की भी अगर हमको चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से हम कर सकते हैं। देन सैलरीज ये के प्रोविजंस जो भी हैं वो हमने देखा। देन सिटीजनशिप का जो एक्ट है उस पे या तो एडमिशन और रेनन्सिएशन ऑफ द सिटीजनशिप मतलब नागरिकता ग्रहण करना और नागरिकता छोड़ना, ये दोनों या हटाया जाना नागरिकता से, इन सब पर भी सिंपल मेजॉरिटी लगेगी। देन यूनियन टेरिटरीज जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं। डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन कमीशन हमने देखा था जब हमने लोकसभा और राज्यसभा को डील किया था, तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन है उस पर कोई चेंज लाना है तो हम सिंपल मेजॉरिटी से ला सकते हैं। देन 5th एंड 6th शेड्यूल, तो 2nd, 5th और 6th
शेड्यूल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप अभी केवल इनको ध्यान में रखिए। इनके बारे में मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। देन स्पेशल मेजॉरिटी, अब बात करते हैं हम स्पेशल मेजॉरिटी की। तो स्पेशल मेजॉरिटी जो होगा उसको अमेंडमेंट के लिए क्या होता है कि जो हाउस है उस हाउस के जो टोटल मेजॉरिटी होगी, मान लीजिए 100 की वो हाउस है और 100 के हाउस में मेजॉरिटी कितनी हो गई, तो 51, 50+1 वोट्स। बट वो जो मेजॉरिटी है वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 2/3 ऑल्सो, मतलब 2/3 बहुमत से वह पास होना चाहिए जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट देने वाले हैं, और वो भी क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस हम उसको बोलते हैं। मान लीजिए 100 के हाउस की टोटल मेंबरशिप है, तो 51 उसका हो गया क्या, मेजॉरिटी, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, टोटल मेजॉरिटी। देन अगर वहाँ पर 80 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो 80 मेंबर्स का या 60 मेंबर्स अगर प्रेजेंट है मान लीजिए, तो 60 मेंबर्स के प्रेजेंट होने के लिए उनके 2/3 निकालेंगे। देन 60 का 2/3 हो जाएगा कितना, 40। लेकिन 40 इज़ नॉट ग्रेटर देन 51, तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं हुआ। आपको ये याद रखना है। वैसे ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने आपको बताया, फिर भी आपको ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला क्लॉज याद रखना है। तो इसके मेजॉरिटी कहाँ यूज़ होती है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ऑल अदर नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी 1 एंड 3। हमने 1 को देख चुका है, अभी हम 3 को देखेंगे। वहाँ पर जो भी क्लॉज, जो भी प्रोविजंस नहीं हैं, वह सारे प्रोविजंस अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स और DPSP, मतलब पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इन सारे प्रोविजंस में हमको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस लगेगी। आपको इतना याद रखना है। देन हम चलते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। कंसेंट ऑफ स्टेट्स हमने देखा कि जो फेडरल प्रोविजंस को जो अमेंड करने की बात थी, उन बिल्स के लिए मेजॉरिटी तो चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी। उसके साथ साथ राज्यों की भी उसमें हमें कंसेंट चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये अगर हमें जो इलेक्शन प्रोसीजर्स से रिलेटेड है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में MLAs भी पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर राज्यों का भी वहाँ हम जो पार्टिसिपेशन है वो देखते हैं, इसलिए हमको यहाँ कंसेंट ऑफ स्टेट्स चाहिए। देन एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, डेफिनेटली ये तो होना ही है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन और स्टेट्स के बीच में अगर यदि है, उन पे अगर कोई अमेंडमेंट लाना है। देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑब्वियसली ये तो होना ही होना है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन शब्द जो है वह और स्टेट, ये जो दो शब्द हैं, इन्हीं के ही जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेटिव पावर्स का, उन पे अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स लगेगा। देन लिस्ट, एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। लिस्ट जो हैं, 3 लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7th शेड्यूल में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स लगेगा। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में राज्यों के जो प्रतिनिधि होंगे उन पर कोई अमेंडमेंट लाने के लिए भी हमें यह प्रोसीजर लाना पड़ेगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। यदि हमें अमेंडमेंट्स में ही कोई अमेंडमेंट करना हो, मतलब 368 के प्रोविजंस में ही कोई अमेंडमेंट करना हो, तो वहाँ पर भी स्पेशल मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स लागू होगा। आपको यहाँ जो सिंपल सी बात याद रखनी है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स यदि बात करें, तो ऐसे जो भी प्रावधान राज्यों के साथ रिलेटेड हैं, वो सारे प्रावधानों में उनको चाहिए। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे अभी GST काउंसिल जो बनी है, GST जो बिल लाया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो जो एक्ट था, उस एक्ट में राज्यों के द्वारा भी उसे पास कराया गया। तो आपको वहाँ देखने को मिला, क्योंकि राज्य भी उससे जुड़े हुए थे, वित्त का मामला था और राज्यों से भी जो टैक्सेस थे उनमें भी अमेंडमेंट होने थे। तो वहाँ पर कंसर्न ऑफ द स्टेट्स जो 3rd कैटेगरी हम अभी देख रहे हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अपने आंसर्स को या अपने जो टॉपिक्स हैं उनको याद
रख सकते हैं। तो आज के इस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जब आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो होगा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12 शेड्यूल्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल जो है वो भी माई जी क्लासेस के नाम से है, तो उस ग्रुप में हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, तो आपको वहाँ से भी फ़ायदा ज़रूर होगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं वहाँ कराता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, एंड कंटिन्यू वॉच माई वीडियो, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।